What's up you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक मराठी बुक है जिसका नाम है जीवनाकडे पाहण्याची नवीन दृष्टि बाय सद्गुरु श्री वामनराव पाई। हिंदी में बोलूँ तो ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया। ये बुक बाकी बुक्स की तरह नहीं है, काफ़ी अलग है। बाकी बुक्स में होता क्या है कि ऑथर एक ही टॉपिक को थ्रू आउट लिख देता है या उसके रिलेटेबल टॉपिक्स डालता है, लेकिन इस बुक में ना ऑथर ने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे बातें की है। मतलब कोई एक ही टॉपिक खींचा नहीं है। कभी ऑथर बात कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर पे, कभी बात कर रहा है एजुकेशन पे, कभी बात कर रहा है मैरिड लाइफ पे, कभी बात कर रहा है पॉलिटिक्स पे, कभी बात कर रहा है सेक्युलरिज्म पे, कभी बात कर रहा है टीवी कल्चर पे, कभी बात कर रहा है ईगो इश्यूज़ पे। ऐसे अलग अलग लाइफ एस्पेक्ट्स पे उसने ये बुक लिखी हुई है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप काफ़ी सारे ऑथर के थॉट से अग्री ना करो, पॉसिबिलिटी है कि आप अग्री करो, लेकिन ये चीज़ बोलने का मेरा मतलब ये है कि मेरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे लिए कोई जजमेंट मत बनाना, क्योंकि मेरा तो बस काम है कि ऑथर के थॉट्स को मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आप उसको अपने डेली लाइफ में जहां भी एप्लीकेबल हो यूज़ कर सको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। ओके, लोग ना हर चीज़ का प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, बेटी की शादी में कम खर्चा कर दिया तो, हमारा घर दूसरों के घर से छोटा रह गया तो। अब ये सारी सोच के चक्कर में ना वो लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और बुरे फंसते हैं। लेकिन ऐसा वो करते क्यों है? किस डर से? वो डर ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं, हमारा मजाक तो नहीं बनेगा। इसी डर से वो लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठते हैं, बुरे फंसते हैं और ऐसा फंसते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी उसमें से बाहर निकलने में चली जाती है। और फिर यही लोग होते हैं जो समाज में बोलते फिरते ना कि बेटा ध्यान देना, हमारी तरह गलती मत करना वरना फंस जाओगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये लोग प्रेस्टीज इशू बना के रखते हैं। प्रेस्टीज इशू कौन बनाता है? ज़्यादातर ईगोइस्टिक लोग, फिर चाहे वो एक लिटरेट इंसान हो या इलिटरेट हो। झगड़ा, फिजिकल वायलेंस, वॉर, मर्डर, इन सब में भी कहीं ना कहीं प्रेस्टीज इशू छुपा ही होता है। अब मैच्योर्ड बिहेवियर इज़ अ मस्ट टू अडैप्ट, क्योंकि एक मैच्योर्ड इंसान ना सोल्यूशन ढूंढता है और एक इमैच्योर इंसान अपने ईगो को सहलाता रहता है। दुनिया में दो तरह की डिसेबिलिटीज़ है, एक है फिज़िकल डिसेबिलिटी, एक है मेंटल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी हम सब जानते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई अपने पैरों पे चल नहीं सकता। लेकिन इनसे समाज को कोई हार्म नहीं है। समाज को ज़्यादा हार्म है मेंटली डिसेबल लोगों से। अब मेंटली डिसेबल मतलब आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं पागलों की बातें कर रहा हूँ। नहीं, पागलों की बातें नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनका एटीट्यूड होता है ना कि मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मेरा क्या लेना देना है, नुकसान मेरा थोड़ी है। ये एटीट्यूड वाले लोग, इनमें एब्सोल्युटली ज़ीरो सिविक सेंस होता है। ठीक है, या वो लोग जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, ब्लेम गेम खेलते हैं, बैक बेचिंग करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, करप्शन फैलाते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, पैसा और पावर के पीछे अंधे की तरह भागते होते हैं। पैसा ही पैसा होगा। या जिनकी ये मेंटालिटी होती है ना कि भाई बस मेरा भला हो और मेरे आने वाले 10-12 जनरेशन का भला हो, बाकी दुनिया गई तेल लेने। ऐसे लोग, ये लोग एम्बिशन के नाम पे कुकर्म करते हैं। ये लोग सही मायनों में मेंटली डिसेबल होते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऐसे कारणों के वजह से या ऐसे सारे कर्मों के वजह से इनके खुद के जीवन में तो कभी सुख शांति नहीं होती है, लेकिन इनके इस कुकर्म के वजह से इनके घर में पैदा होने वाले बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं। इन्हीं की वजह से लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा छाया होता है। मेंटल डिसेबिलिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स।
इस डिसेबिलिटी का हम सभी को डट कर सामना करना पड़ेगा। इनकी सोच बदलनी होगी, इनके प्रिंसिपल्स बदलने होंगे, इन्हें ये सिखाना पड़ेगा कि भाई देख, समाज के सुख में ही तेरा सुख है, समाज के दुख में ही तेरा दुख है। ये फ़िलोसफी स्कूल्स में, कॉलेज में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ानी चाहिए। सिविक सेंस का एक टॉपिक ही होना चाहिए। ओके आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ये पेट क्यों दिया हुआ है? अब आप बोलोगे हाँ भाई, पेट भरने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये सारे तो बायोलॉजिकल रीजंस हैं, ओके एक्सेप्टेड, ये ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है पता है? ताकि इसको भरने के लिए हम काम कर सके। इसके लिए काम करने के तो अनेक फ़ायदे हैं। अभी दो ही ले लेते हैं। एक तो आपका पेट भरता है, आपके फैमिली का पेट भरता है। दूसरा, सोशल लेवल पे इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसका आप फ़ायदा करा के दे रहे हो। इन रिटर्न वो आपको सैलरी दे रहा है, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर साइड में निकालने के बाद प्रॉफिट अर्न पे वो टैक्सेस भर रहा है। इसका नेशनल लेवल पे काफ़ी हैवी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार वो पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, कनेक्टिविटी में, सरकारी स्कीम्स में, इन सारे जगह पे लगाता है। मतलब इनडायरेक्टली देखने जाओ तो आप एक इंसान के काम करने के वजह से पूरा देश चल रहा है। तो जब आप पूरा देश चला ही रहे हो तो थोड़ा और मेहनत से काम करो, सिंसियरली करो, पंक्चुअल रहो, ऑनेस्ट रहो, काम चोरी मत करो। काम करना है इसके लिए मत करो, काम को मजबूरी समझ के मत करो। कुछ सरकारी ऑफिशियल्स तो लोगों पे एहसान कर रहे हैं ऐसा सोच के काम करते, ये मत करो। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, इट्स नॉट योर जॉब इफ़ यू लव इट। मतलब अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो वो आपको काम लगेगा ही नहीं। जैसा आप पिक्चर देखने जा रहे हो, पिकनिक जा रहे हो, एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट कितना होता है? एक बार, बस एक बार वही एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट अपने काम में डाल के देखो, कितना मज़ा आता है। सिविक सेंस सिर्फ रोड पे नहीं, वर्क एथिक्स में भी होता है। ओके आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। अभी बहुत ही हैंडफुल लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें बिना मेहनत किए बहुत कुछ मिला होता है, या मिनिमम टू मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले होते हैं। लेकिन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को मेहनत करनी ही पड़ती है। देखो, मेहनत करने से ही सक्सेस मिलता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बात तो सही है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपको सक्सेस मिल जाएगा? इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू सक्सेस, लेकिन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। लेकिन हार्डवर्क में इतनी ताकत है ना कि वो ऊपर वाले को भी मजबूर कर देता है आपकी झोली में सक्सेस डालने के लिए। सो कीप वर्किंग हार्ड। ओके कुछ लोग अपने आदर्शों के पक्के होते हैं, कुछ लोग अपने उसूलों के पक्के होते हैं, तो कुछ लोग अपने वचनों के, अपने ज़ुबान के पक्के होते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास पलट कर देखोगे तो जिन जिन महापुरुषों ने इन सारे वचनों का पालन किया, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उन लोगों को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा है, अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत का युद्ध। राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनका ये मानना था कि शरण आए हुए हर इंसान को बख्श देना चाहिए, इसीलिए 14 बार पकड़े जाने वाले मोहम्मद घोरी को भी उन्होंने छोड़ दिया था, और फिर उसी मोहम्मद घोरी ने उनकी जान ले ली थी। शूरवीर राजपूतों को भी अपने वचनों के कारण मुगलों के आगे झुकना पड़ा और पराजय भी स्वीकारनी पड़ी। राजा हरिश्चंद्र वचनबद्ध होकर अपना सब कुछ दान दे बैठे। तो ऑथर हमें यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ज़ुबान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके पहले आप देखो कि ये सारे चीज़ आप किसके लिए कर रहे हो। सामने वाला इंसान एक सज्जन है या दुर्जन है, आपका दोस्त है या दुश्मन है। क्योंकि अगर उसका इंटेंशन गलत है तो वह आपका फ़ायदा उठाएगा, आपका नुकसान ना हो, यही ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके इंडिया में डेमोक्रेसी होने के कारण इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड, कैरेक्टर, रिलीजन
और क्वालिफिकेशन, फिर चाहे वो एक इंसान कोई चोर, मर्डरर, गैंगस्टर या कोई हिस्ट्री शीटर ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए, ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े रहकर जीत जाते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री बनता है तो कोई राज्य मंत्री बनता है, ऐसे लोगों के हाथ में देश जाएगा तो देश का क्या हाल होगा। इलेक्शन के टाइम पे भारी मात्रा में काला पैसा इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपने नोटिस किया होगा, इलेक्शन के 10-15 दिन पहले ना गाड़ियों की चेकिंग बहुत होती है, टोल नाके पे, मेन रोड पे, या कभी कभी बीच में गली में भी कर लेंगे। उनको बेसिकली ये देखना होता है कि आप बहुत सारा कैश तो नहीं लेके जा रहे हो ना, क्योंकि जिनके पास काला पैसा है वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं और इलेक्शन पूरी लड़वा भी सकते हैं, सब कुछ अपने पैसे के दम पे। और इसी कारण के वजह से ना वाइट कॉलर वाला बंदा जो कि क्वालिफाइड है, सिंसियर है, वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहता है। स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग, आर्टिफिशियल लिकर, हवाला, ये सारे सोर्सेज है काला पैसा जनरेशन के। यहाँ से जनरेट किया हुआ काला पैसा ये लोग अपने अपने कैंडिडेट पे लगाते, उसे जितवाते, वो पावर में आ जाता है तो इन लोग को फ्री हैंड मिल जाता है, फिर एक बड़ी ज़ोर में फिर अपने काले धंधे चालू रखते हैं। इनका ये लूप बना रहता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो सिंसियर ऑनेस्ट लोग हैं, अगर वो कभी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं ना तो उनको नीचे के पोस्ट मिलते हैं और इनके लोगों को हायर पोस्ट मिलते हैं। इलेक्शन के टाइम पे टिकट देने से पहले किसी भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन या उसका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि भाई इसका धर्म क्या है, इसकी जात क्या है, ये किस प्रांत का है, फिर उस हिसाब से उसे उसी लोकेलिटी से सीट दी जाती है जहाँ पर इसके जात के वाले लोग या इसके रिलीजन वाले लोग बहुत ज़्यादा हो, ताकि वहाँ से वो लोग इसको वोट करें और उसकी सीट कंफर्म हो जाए। मज़ा आया। पर ऑथर हमसे यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि ऐसा करने के बजाय अगर हम सीधा पार्टीज़ को ही वोट दे दो, फिर जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उस पार्टी के हाई कमांड वाले डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है और किसको नहीं, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड कमिटमेंट। और ऐसा होता है नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा। ओके, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंसान का स्वभाव या उसकी कुछ आदत है ना, कभी सुधर नहीं सकती, वो उसके साथ ही जाएंगी। पर ऑथर ये कहता है कि ऐसा नहीं है। इंसान की सभी आदतें, उसका सभी टाइप का उसका बिहेवियर जो भी है, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद उसे बदलना चाहे तो। किसी भी इंसान का बुरा बिहेवियर इसके वजह से होता है क्योंकि उसकी आदतें वैसी होती है। उसकी आदतें वैसी होती है क्योंकि उसने अपनी डेली एक्टिविटीज़ वैसी सेट की है। उसके डेली एक्टिविटीज़ वैसा होने का कारण है उसकी सोच। तो अगर वो अपनी सोच बदलेगा, उसकी डेली एक्टिविटीज़ बदलेंगी, डेली एक्टिविटीज़ बदलेंगी तो हैबिट्स फॉर्म होंगी, हैबिट्स चेंज होंगी, अच्छी हैबिट्स होंगी तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा। और जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा ना, आप अच्छे और बुरे में फ़र्क क्लियरली समझकर अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। इसके लिए वो कहते हैं ना कि अपनी सोच बदलो तो आपका बिहेवियर और आपकी किस्मत दोनों बदल जाएगी। अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जिन लोगों में उठते बैठते हो ना, आपकी सोच वैसे होती है। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल चुनो, ठीक है। इंसान का बिहेवियर, उसका बोलने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो किस सर्कल में ग्रो कर रहा है, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है। तो फ्रेंड सर्कल अच्छा चुनना बहुत ही ज़रूरी है। भेड़ चाल वाले सिस्टम में मत अटको। मतलब अगर कोई रास्ते पे कचरा फेंक रहा है या कोई थूक रहा है तो आप भी वो मत करो। या अगर कोई सिग्नल जंपिंग कर रहा है, फिर पुलिस को पकड़ने के बाद उसको घूस दे रहा है, ये आप मत करो, ठीक है। इसके जगह पे आपको पता है रियल कैरेक्टर वाला बंदा वही होता है जो चुपचाप सिग्नल पर, उसका सिग्नल ग्रीन होने तक खड़ा रहे। जो कोई भी रास्ते पे थूक रहा है, कचरा फैला रहा है, उसको टोक के उसको बताए कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ठीक है। जो घूस ना दे, ये रियल कैरेक्टर वाले लोग होते हैं। अब देखो, सिविक सेंस रूल फॉलोइंग में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आती है, ठीक है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, ह्यूमन बॉडी में ना ऑडियो एंड विजुअल सिस्टम इज़ द फास्टेस्ट लर्निंग मीडियम, ठीक है। अगर मैं
आपको बोलूँ कि आप कोई मूवी देखने जाओ, या अगर आप मूवी देख के आ रहे हो, 2.5 घंटे की मूवी है, आपके दोस्त ने देखी नहीं है, लेकिन आप उसको पूरी स्टोरी बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये लो, ये बुक है, इस बुक के बस 2 चैप्टर पढ़ना, 10 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप नहीं बता पाओगे कि उसमें क्या है। क्यों? क्योंकि रीडिंग से ज़्यादा ऑडियो एंड विजुअल सिस्टम जो है ना वो फास्टेस्ट लर्निंग मीडियम है। इसी वजह से ऑथर ये चाहता है कि जो टीवी कल्चर है, मूवी कल्चर है, वो लोगों के भले के लिए यूज़ किया जाए, उस पर अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, शूरवीरों की गाथा दिखाई जाए, माइथोलॉजिकल सीरीज़ दिखाई जाए। शाबाश बेटा। इसका उस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे होना चाहिए, ऐसे ऑथर का कहना है। अच्छी सोच है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल अगर आप देखो वेब सीरीज़, मूवीज़ में हर जगह पे फिज़िकल वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट, गोर, ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, अब इसी वजह से कई सारे यंग पेरेंट्स अपने बेबीज़ को टीवी देखने नहीं देते। अगर देखने देते तो उसका कार्टून या ऐसे कुछ चैनल्स देखने देते हैं। इसके अलावा रियलिटी शोज़ का तो अलग ही हंगामा चल रहा है। उसमें तो ऐसा है कि भाई जिसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना वो लंबे समय तक टिका रहेगा। इसके वजह से वो लोग झगड़ा करते हैं, धक्का बुक्की करते हैं, डबल क्रॉसिंग करते हैं, चुगलीखोर करते हैं और अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहते हैं। और लोगों को तो तमाशा देखने में बहुत इंटरेस्ट है। नहीं, अगर कहीं रास्ते में मारपीट हो रही हो तो हम अपना काम काज छोड़ के देखते रहते हैं, और क्या हो रहा है करके, है ना। इसकी वजह से फिर पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये टीवी वालों ने ना वही हंगामा रियलिटी शो के ज़रिए टीवी पर दिखाना स्टार्ट कर लिया, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया। इसके वजह से कई सारे लोगों की मेंटालिटी हो गई कि अगर मैं भी ऐसा ही एग्रेसिव बिहेव करूँगा, रूड रहूँगा तो लोग मुझसे डरेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो 60 to 70% रियलिटी शोज़ ना स्क्रिप्टेड होते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। ऐसे ही नहीं वो लोग करोड़ों खर्चा करते हैं। इसके अलावा उसमें पार्टिसिपेट होने वाले हर एक इंसान को लाखों रुपए मिलते हैं, फिर चाहे वो बंदा पहले ही एलिमिनेशन में बाहर क्यों ना चला जाए। और जो लास्ट तक रहता है वो तो करोड़ भी लेके जाता है। तो वो लोग पागल नहीं है कि ऐसे रैंडमली कुछ भी दिखाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ऐसी है कि उनको दिखाने जो दिखाना है, उसमें से क्या लेना क्या नहीं लेना ये अपनी चॉइस है, राइट। अभी देखो स्मोकर्स, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसको पीना ना पीना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ये अपनी चॉइस है। ठीक उसी तरीके से भी टीवी का भी यही है। अब टीवी पे क्राइम शोज़ दिखाते हैं तो वो मेकर्स का ये इंटेंट नहीं है कि आप भी ऐसे मर्डर करो या ऐसे किडनैप करो। उनका इंटेंशन ये है कि वो आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं आपके साथ या आपके आसपास ना हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, या अगर कोई रोमांटिक लव स्टोरी है, उसमें दिखा दे कि भाई लड़का जो हीरो होता है वो भरे बाजार में लड़की का रास्ता रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है, गाना गाता है। आप जाओ ना रियल लाइफ में करके देखो, पब्लिक धुलाई हो जाएगी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से जो आप कॉपी कर रहे हो ना, वो कॉपी करके अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो देखो पहले कि वो चीज़ समाज में एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ है तो आप बिल्कुल करो। ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का मतलब समझो, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, या थोड़ा सा सेंटर में आओगे जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम पड़ता है, ये सारे कैथलिक नेशंस है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। ठीक है, इवन यूरोप भी। अगर आप मिडल ईस्ट में आओगे जहाँ पे सऊदी है, दुबई है, कतार है, ये इस्लामिक नेशन है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। मलेशिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पर 50% मुस्लिम है, 50% नॉन मुस्लिम्स है, लेकिन फिर भी उसे एक मुस्लिम राष्ट्र कहा गया है। हिंदुस्तान जहाँ पे 87% हिंदूज है, लेकिन फिर भी इसे हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया। क्यों? इसका जवाब तो आपको उस टाइम के कांग्रेस लीडर्स ही देंगे, या अगर इस टाइम के लीडर्स को पता है तो जाके पूछो उनको। एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र बोल देना चाहिए था ना, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए तो एक इंडिपेंडेंट देश दिया था पाकिस्तान, तो इसको क्यों नहीं किया हिंदू राष्ट्र? इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के जगह पे सेक्युलरिज्म का नाम दे दिया। हाँ, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? अब कुछ लोग कहेंगे कि सेक्युलरिज्म का मतलब है नेशन ही टॉप पे है, बाकी सारे देश, बाकी सारे धर्म उसके नीचे।
तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं पागल है क्या, सारे धर्म एक समान है, वही सेक्युलरिज्म है। बट हमारे ऑथर का कहना ये है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जो कुछ भी कायदा कानून उस देश में बना है वो सेम होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। ठीक है, आपका नेशन ही आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका धर्म नहीं। आपके नेशन का उत्कर्ष हो, उसकी उन्नति हो, यही आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। आपका नेशन ही आपका भगवान हो, लव फॉर नेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, और यही आपका राष्ट्र धर्म है। जो कोई भी इंसान नेशन के काम में बाधा डाले उसके अगेंस्ट FIR फाइल कर देनी चाहिए, और जो कोई भी इंडिविजुअल अपने नेशन को छोड़ के दूसरे नेशन से ज़्यादा निष्ठावंत होगा उसको देशद्रोही करार कर देना चाहिए। ऐसे हमारे ऑथर के थॉट्स है। धर्म डिवाइड नहीं करता, ईगो डिवाइड करता है। बुक का कोर मैसेज यही है कि ईगो छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो, समाज के हित में सोचो, अपनी सोच बदलो और एक बैलेंस बना के रखो। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।